आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। हम लोग जो है पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किए थे, तो उसमें हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है, जिस निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दूसरा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। हम लोगों ने बात किया था। फिर उसमें हमने एक बात किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं या कौन उसके निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन के लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे, और दूसरा कि राज्यों के विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव की बात, राष्ट्रपति के चुनाव, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की जो बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि अनुच्छेद 55 सब 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार, ठीक है, पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना। यानी कि आप कहेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या मत द्वारा भी आप कह सकते हैं, प्रणाली हटा दीजिए, मत द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और यह मतदान क्या होगा, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। ठीक है, तो यानी कि ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस आधार पे, तो आप देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो चुनाव के लिए विभिन्न मतों का जो कुल मूल्य है इस प्रकार तय किया जाता है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य सभी सांसदों के मतों के मूल्य के बराबर है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसा करने से राज्य और संघ को राष्ट्रपति के चुनाव में बराबरी दिलाने के लिए किया जाता है। अब जो है यानी कि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, और पूछता है परीक्षा में कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितने बार यह चुनाव लड़ सकता है, तो इस पर देखिएगा कि हमारे संविधान में यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं है। संविधान हमारा मौन है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पर निर्वाचित होगा, संविधान में इस कुछ नहीं इस पर लिखा गया है। यानी कि आप एक से अधिक बार भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश की परंपरा है कि राजेंद्र बाबू को छोड़ के कि कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो दोबारा वो इलेक्शन नहीं लड़ता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई अगर विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग ये तो बाद की बात हो गई, लेकिन हम लोग चुनाव की जो बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक एकल संकरणीय मत द्वारा होता है। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना होगा कि पहले वोट वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मत मूल्य जो है हम लोग को निकालना पड़ता है, वोट जिसको वैल्यू आप कहते हैं। ये जो मत मूल्य है ये क्या है, तो देखिएगा
कि प्रत्येक राज्य की मत मूल्य निकाला जाता है। जितने राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेते हैं, तो वो जो है इसका राष्ट्रपति में जो चुनाव में भाग लेते हैं, उनके एक एक मेंबर का जो है वोट वैल्यू निकाला जाता है। तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो विधानसभा के एक सदस्य का वोट यानी कि मत मूल्य, कहिए मत मूल्य, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो है हम लोग करेंगे क्या कि यानी कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले होता है राज्य की यानी कि जो भी जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, बट्टा यानी कि राज्य की जनसंख्या को डिवाइड क्या चीज से करेंगे? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, यानी कि विधानसभा जो राज्य की विधानसभा है के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, और इनटू, या आप भागा भी देख सकते हैं, इनटू 1/1000। यानी कि इससे क्या होगा कि विधानसभा के जो भी सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उनके एक सदस्य का वोट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये प्रत्येक राज्य निकाला जाता है इसी तरह, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि संसद के यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य वोट करते हैं, उनका भी हम लोग वोट वैल्यू निकालते हैं। यानी कि एक सांसद का मत मूल्य निकालना है, तो इसमें भी वैसा ही होता है। तो पहले आप देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि ये सब जो है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जितने भी राज्य के विधानसभा हैं, उनके सभी सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनका मत मूल्य का योग, यानी कि समस्त लिख सकते हैं या सभी लिख सकते हैं, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के सदस्यों के मत यानी कि वोट का मत मूल्य का योग, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। तो क्या चीज से भाग देते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तब जाके एक जो है आप देखिएगा कि सांसद का कितना वोट वैल्यू होता है, ये निकलता है। ये जो है एक प्रोसेस है, यही जो है अनुपातिक यानी कि प्रतिनिधित्व पद्धति इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब एक टर्म आपको पता होगा या सुने होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को चुनाव कोटा अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो ये चुनाव कोटा क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चुनाव कोटा की जो बात की जाती है, तो ये यानी कि जितने लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, लगभग सबको जो है उसमें काउंट कर लिया जाता है। अब इसमें चुनाव कोटा, तो चुनाव कोटा क्या है? तो देखिए, चुनाव कोटा, ठीक है ना, चुनाव कोटा। तो इसका मतलब हुआ कि दिए गए मतों की संख्या, यानी कि जितना लोग वोट डाला है
उनकी बात करते हैं। दिए गए मतों की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे? तो जितने लोग चुनाव में खड़ा हुए थे, यानी कि निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और इसमें करते क्या है, +1। ये हो गया आपका चुनाव कोटा का प्रोसेस। इसको जो है और भी यानी कि एक तरह से समझा जा सकता है, लेकिन इसको जो है वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो इसको कभी भी एक मौका मिले तो इसको हम अच्छा से और इसको ये करेंगे कि इसमें वरीयता का भी जो ध्यान दिया जाता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब जो है, अब जो मान लीजिए कि आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गया, तो अब इसमें होता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति, जो नया राष्ट्रपति है, वह कोई पद ग्रहण नहीं किया, तब क्या होगा? तो जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा ना, उस दिन पहले के राष्ट्रपति यानी कि पहले से जो राष्ट्रपति है, उस दिन वो अपनी पद की उनकी समाप्ति माना जाएगा। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है, तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि भी समाप्ति के पश्चात भी तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद की शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि जैसे जो है कोई राष्ट्रपति अगर बना, तो अगर उसको जो है जब तक वो शपथ नहीं लेता है, तब तक जो है आप देखेंगे कि पहले से जो राष्ट्रपति जी है उस पद पर बने रहेंगे, और जिस दिन जो है राष्ट्रपति का यानी कि उत्तराधिकारी यानी कि जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो पद ग्रहण करेंगे, तो वो पद से हट जाएंगे। अब उठता है कि पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का पदावधि क्या है कि इतने दिन वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के तारीख से, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष की होती है। यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं उससे लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। 5 वर्ष तक क्या होगा? अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना, बने रहेंगे, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति कोई जो भी आदमी बनना था बन गए, और वो जो है पद ग्रहण भी ले लिए, शपथ भी ले लिए, तो अब कितने दिन तक बने रहेंगे? 5 वर्ष तक। लेकिन आप जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद से पहले यानी कि इन 5 वर्ष के पहले अगर उनको पद छोड़ना हो तो कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे पहले है कि अगर राष्ट्रपति अपना 5 वर्ष से पहले पद छोड़ना चाहते हैं तो वह जो है अपनी त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जो है अपनी त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति जो है किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र नहीं देते हैं, लेकिन जो है वो जो है संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे संविधान के एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है।
इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है और महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु पर हटाया जा सकता है, या मृत्यु जब हो जाए तो हटाएगा तो खुदे हट जाएंगे मृत्यु होने पर। और राष्ट्रपति का अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है तभी राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाएंगे। और देखिएगा कि राष्ट्रपति का वेतन जो है इस पर कोई जो है आयकर इनकम टैक्स नहीं लगता है और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। तो हम लोग जो है अनुच्छेद 61 महाभियोग की जो बात कर रहे थे, इसका हम लोग अगले जो है वीडियो में बात करेंगे और आप सब जो है समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।